हे गाइस, तो कार्निवल रो के सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें विनियट को दिखाया जाता है जो कि फाइलों से मिलने के बाद आसमान में उड़कर स्पनरोज के घर जा रही है। लेकिन तभी उसे एक पुलिस वाला देख लेता है और उसके बाद विनियट किसी तरह छुपते हुए स्पनरोज के घर पहुंचती है। दूसरी तरफ हमें फाइलों को दिखाया जाता है जो कि विनियट के बारे में सोच रहा होता है और जब वो कमरे से बाहर आता है तब मिसेस फाइव फाइलों से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? फाइलो कहता है नहीं। तो असल में मिसेस फाइव विनियट और फाइलो के बारे में जान जाती है और फाइलो से विनियट के बारे में जानना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो मिसेस फाइव से ब्रेकफास्ट मांगता है, जिसके बाद फाइलो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फाइलो एक जगह पर होता है और तभी वहाँ पर फाइलो का एक पुलिस साथी आता है जो फाइलो से कहता है हमें एक और लाश मिली है। जिसके बाद फाइलो उस लाश को देखने जाता है और जहाँ पर वो देखता है ये लाश एक पिक्स की है जिसको बुरी तरह से मारा गया है और उसकी आंतें तक बाहर निकाल दी हैं। तब फाइलो का साथी फाइलो से कहता है जिन औरतों ने इस पिक्स की लाश को देखा है वे लोग इसे जानते हैं और उन्होंने बताया कि इसका नाम एस्लिंग है। यह काफ़ी मशहूर थी और एक ज़माने में एक सिंगर थी। उसके बाद फाइलो अपने साथी से कहता है इस पिक्स के घर का पता करो, शायद हमें वहाँ कोई सुराग मिल जाए। उसके बाद हम देखते हैं फाइलो और उसका साथी एस्लिंग के घर का पता कर लेते हैं और वहाँ जाते हैं और जब वो उस घर की छानबीन करते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी छुपा हुआ मिलता है जिसे वो लोग पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते हैं। और तब वह आदमी उन लोगों को बताता है मैं एस्लिंग का पुराना दोस्त हूँ और आज ही पर गया हूँ और मुझे रहने के लिए जगह तो चाहिए ही थी और जब मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो मैं अंदर आ गया। इस पर फाइलो कहता है तो फिर तुम अलमारी में क्यों छुपे थे? वो आदमी फाइलो से कहता है मैंने तुम लोगों के आने की आवाज़ सुन ली थी जिस कारण मैं डर गया था और अलमारी में छुप गया था। और उसके बाद फाइलो उस आदमी से और पूछताछ करता है और तब वो आदमी बताता है एस्लिंग अपने ज़माने की बर्ग की मशहूर सिंगर थी और मैं उससे पहली बार रो के एक छोटे से कैफ़े में मिला था जब वह गा रही थी। और तब वो आदमी फाइलो को एस्लिंग का एक गाना सुनाता है जिसके बाद फाइलो और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एजरा स्पनरोज के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एजरा और उसकी बहन इमोजिन ने अपने वकील विग्सबी को बुलाया होता है और उसे सड़क पर घर दिखाते हुए कहते हैं उस घर में एक पक रहने आया है जो कि बहुत अमीर है और उसने एक इंसानी नौकर भी रखा है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो यहाँ ना रहे? और तब यह सुन वकील कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और जिसके बाद दोनों भाई बहन समझ जाते हैं और कहते हैं तो ठीक है, हम उसे नज़रअंदाज ही करेंगे। और उसके बाद हमें रॉ शहर के वैशाली को दिखाया जाता है जहाँ पर जोना को लेने के लिए चांसलर का एक आदमी आता है, लेकिन जोना उसे वहाँ पर नहीं मिलता। और इसी के साथ हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जोना को किडनैप करके रखा हुआ होता है। और दूसरी तरफ चांसलर का एक आदमी चांसलर और उसकी पत्नी को बताता है सर आपका बेटा जोना कार्निवल रो के एक वेश्यालय से किडनैप हो चुका है। और यह सुनते ही चांसलर चिल्लाते हुए कहता है मैंने उसे रो से दूर रहने के लिए कहा था और उस पग के पास जाता है जिसे जोना की सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। और उस पग के पास पहुंचने पर चांसलर उस पग से पूछता है जोना कैसे किडनैप हुआ? पग कहता है मुझे पता नहीं, बारिश हो गई थी इसलिए मैं रोड की दूसरी तरफ चला गया था। और तब यह सुनने के बाद चांसलर को गुस्सा आता है और वो उस पग को नौकरी से निकाल देता है। और दूसरी तरफ हमें रनियन को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में अपने कोबोट्स का खेल दिखा रहा होता है और इसी पार्क में इमोजिन और विनियट भी होते हैं जो कि पार्क में टहल रहे होते हैं। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और तब इमोजिन विनियट से कहती है छाता कहाँ है? विनियट कहती है मैं छाता नहीं लाई। इस पर इमोजिन कहती है तुम्हें दासी बनने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, घर जाओ और छाता लेकर आओ। उसके बाद विनियट वहाँ से चली जाती है और तभी बारिश तेज होती है और तब इमोजिन दूसरे लोगों से उनके छाते में आने के लिए कहती है लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। और तभी इमोजिन का पड़ोसी पक वहाँ पर आता है जो कि इमोजिन से छाते के नीचे आने को कहता है। और उसके बाद इमोजिन हिचकिचाते हुए पक के पास जाती है जहाँ पर इमोजिन पक से बातें करने लगती है। और तब इमोजिन और पक आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ पर पक कहता है मुझे पता है यहाँ के पड़ोसी मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हैं। इस पर इमोजिन कहती है अच्छा तो फिर तुम किसी और जगह चले जाओ रहने। इस पर पक कहता है नहीं ये जगह मुझे पसंद है और यहाँ के लोग भी। और तभी इमोजिन पक से कहती है तुम्हारी मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और दोनों के बीच बहस होती है जिसके बाद इमोजिन वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें फाइलो को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर फाइलो अपने बड़े अफसर से कहता है शव की जांच की मेरी मांग को रद्द कर दिया गया है। इस पर पुलिस अधिकारी कहता है
सब परीक्षक बहुत बिजी रहता है और वैसे भी एक पिक्स की लाश के लिए मैं उसका समय बर्बाद नहीं करने वाला। और तब यह सुन फाइलो पुलिस अधिकारी से कहता है उस पिक्स को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है और उसके चिथड़े तक कर दिए गए हैं और मैं जानना चाहता हूँ आखिर ऐसी मौत उसे किसने दी। और उसके बाद पुलिस अधिकारी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं शव परीक्षक का समय भी बर्बाद नहीं करूंगा। और उसके बाद पुलिस अधिकारी वहाँ से चला जाता है और रो पहुँचने पर फाइलो एक पग डॉक्टर के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें एक लाश की जांच करनी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पग डॉक्टर एस्लिन की लाश की जांच करता है और फाइलो को बताता है यह क्रीच औरत करीब 90 साल की थी और ये एक बार गर्भवती भी रह चुकी है। और इस पर फाइलो डॉक्टर से कहता है कोई और बात। डॉक्टर कहता है इस औरत का कलेजा गायब है। और उसके बाद हमें ब्लिकनेस केप को दिखाया जाता है जो कि एक जेल है और यहाँ पर फाइलो अपने दोस्त डैरियस से मिलने आता है। डैरियस एक बर्ग सैनिक था जो कि पैक्ट के खिलाफ युद्ध में फाइलो के साथ था। लेकिन डैरियस अभी जेल में क्या कर रहा है इसकी भी एक स्टोरी है जो कि आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगी। तो उसके बाद हम फाइलो को डैरियस से बातचीत करते हुए देखते हैं और जहाँ पर फाइलो डैरियस को पिक्स के खून के बारे में बताता है और कहता है ये पिक्स थोड़ी अलग थी। डैरियस कहता है वह कैसे। तब फाइलो कहता है क्योंकि वो अपने समय की बहुत बड़ी सिंगर थी और उसकी आवाज़ में कुछ तो बात है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं फाइलो और डैरियस एक गाना गाते हैं और ये वो गाना होता है जिसे वो पैक्ट के खिलाफ युद्ध के समय गाते थे। और उसके बाद फाइलो वहाँ से जाने लगता है और तब डैरियस फाइलो से कहता है तुम्हें यहाँ रोज आने की ज़रूरत नहीं है। इस पर फाइलो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जगह इन सलाखों के पीछे मैं भी हो सकता था। और कल मिलते हैं कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें एजरा स्पनरोज के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एजरा विनेट का रेप करने की कोशिश करता है। जिसके बाद विनेट एजरा को मारकर वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पर इमोजन आ जाती है जिसे देख एजरा कहता है मैंने उसे चोरी करते हुए देख लिया था इसलिए वो मुझे मारकर यहाँ से भाग गई है। और तब यह सुन इमोजन कहती है नहीं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम कल पुलिस स्टेशन जाएंगे। और उसके बाद हमें विनेट को टॉर्मेलिन के पास दिखाया जाता है जहाँ पर विनेट टॉर्मेलिन से कहती है तुम अपनी मालकिन से बात करो, अब से मैं भी यही काम करूँगी। और यह सुनने के बाद टॉर्मेलिन विनेट से मना करती है और कहती है तुम एक पुरस्कार विजेता कवियत्री हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और विनेट से कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ जिसकी कुछ लोगों से जान पहचान है। इस पर विनेट कहती है कैसे लोग। और तब टॉर्मेलिन विनेट को बताती है वे लोग खुद को ब्लैक रेवन कहते हैं और वे लोग फे लोग हैं जिन्हें फेरिस जन्मभूमि पर गर्व है, पर लड़ने के लिए कोई जन्मभूमि ना होने के कारण वे बस जीने के लिए लड़ रहे हैं। और तब यह सुनने के बाद विनेट टॉर्मेलिन से कहती है वो कैसे लड़ रहे हैं। टॉर्मेलिन बताती है वो लोग ज़्यादातर गैरकानूनी काम करते हैं जिसमें लॉटरी बेचना, जुआ, तस्करी। और इसी के साथ यह सुनते ही विनेट कहती है सुनने में तो सही लग रहा है। उसके बाद टॉर्मेलिन विनेट से कहती है वे लोग आज रात मिलने वाले हैं, मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगी। और उसके बाद हमें चांसलर के घर को दिखाया जाता है जहां पर चांसलर और उसकी वाइफ अपने बेटे की किडनैप होने की खबर से परेशान होते हैं। और तभी चांसलर की वाइफ अपने पति से कहती है ये एक क्रिस तांत्रिक है जो कि हमारे बेटे को ढूंढने में मदद करेंगी। और तब तांत्रिक को देखने के बाद चांसलर गुस्सा होता है और पार्टी से उससे मदद ना लेने के लिए कहता है। और तब पार्टी अपने पति से कहती है मेरे परिवार वाले हमेशा से इनकी बात मानते हुए आए हैं और अपने पति को समझाती है। और उसके बाद वो क्रिस तांत्रिक उन लोगों से कहती है एक बलि चढ़ानी होगी जो कि ब्रेक्सपियर परिवार का जितना प्रिय हो उतना बेहतर है। और तब यह सुन चांसलर अपने भालू की तरफ देखता है और जिसके बाद वो तांत्रिक उस भालू की बलि देती है और उन लोगों से कहती है जिसने भी आपके बेटे को अगवा किया है वो आपके जान पहचान का है और जो आपकी कुर्सी छीनेगा। और यह सुन पाइटी अपने पति से कहती है रिटर लॉन्गरबेन। और जिसके बाद वो दोनों तांत्रिक की तरफ देखते हैं और तब तांत्रिक उन लोगों से कहती है हाँ वही है जिसके पास आपका लड़का है। और दूसरी तरफ हमें विनेट को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक रेवन के लोगों से मिलने जाती है और यहीं पर हमें ब्लैक रेवन की हेड ढालिया को दिखाया जाता है जो कि विनेट से मिलती है। उसके बाद ढालिया अपनी एक साथी को वहाँ से नीचे फेंक देती है क्योंकि ढालिया की ये साथी गद्दार थी जो कि पुलिस से मिली हुई थी। और इस बात का पता ढालिया को चल जाता है और ये सब देखकर विनेट डर जाती है। उसके बाद ढालिया विनेट से कहती है देखो अगर हमारे साथ कोई गद्दारी करता है तो उसका यही अंजाम होता है और अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए।
और तब विनियट डालिया से कहती है, नहीं, मेरा धरतीवासियों से कोई लेना देना नहीं है और मैं अपनी बिरादरी के अलावा और किसी के लिए काम नहीं करूँगी। और उसके बाद डालिया विनियट से कहती है, तो ठीक है, अगर तुम्हें हम में से एक बनना है तो पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन के गुंबद में लगे झंडे को मेरे पास लाना होगा। और दूसरी तरफ हमें फाइलों को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ पर उसे एजरा स्पनरोज और उसकी बहन इमोजिन दिखाई देते हैं, जो कि विनियट की रिपोर्ट लिखवा रहे होते हैं। और उसके बाद फाइलो अपने साथी पुलिस वाले से पूछता है क्या मामला है। तब वो पुलिस वाला फाइलो को बताता है किसी पिक्स ने इनके घर काम करने के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है और वो इनके घर से भाग गई है। और तब फाइलो एजरा स्पनरोज के घर जाता है, जहाँ पर इमोजिन फाइलो से पूछती है क्या वो चोरनी आपको मिली। फाइलो कहता है नहीं, लेकिन मैं यहाँ उस याचिका के सिलसिले में आया हूँ जिसे आपने दर्ज किया है। और एजरा से कहता है उस पिक्स का आपके घर काम करने के कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कीमत होगी। एजरा कहता है 50 गिल्डर। फाइलो कहता है वो मैं दे दूँगा, और अगर मैं आपको 50 गिल्डर दे देता हूँ तो क्या आप याचिका खारिज कर देंगे। और तभी इस पर इमोजिन कहती है नहीं, और एजरा कहता है हाँ। और जिसके बाद इमोजिन अपने भाई से कहती है तुम्हें क्या हो गया है। इस पर एजरा इमोजिन से कहता है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। जिसके बाद इमोजिन वहाँ से चली जाती है। और तब फाइलो एजरा को एक चेक देता है और उससे कहता है वो लड़की कोई चोर नहीं है और वो क्यों भागी। और तब यह सुनने के बाद एजरा सन्न हो जाता है, जिसे देख फाइलो पूरा मामला समझ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ लेकर वहाँ से चला जाता है। और फाइलो के चले जाने के बाद इमोजिन अपने भाई से कहती है क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। इस पर एजरा कहता है देखो, हर दिन के लिए हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं मुझे उन्हें पैसों में लेना पड़ता है, और यहाँ तक कि तुम्हारे फैशन में भी बहुत पैसा खर्च होता है। और तभी यह सुनने के बाद इमोजिन एजरा से कहती है क्या तुम हमारे आर्थिक मामलों को अच्छे से संभाल रहे हो। एजरा कहता है मैं संभाल रहा हूँ, देखो मैं इस हालत को ठीक कर दूँगा और मैं एक और जहाज़ तैयार करने के लिए उधार लेने की कोशिश में हूँ। और तभी इस पर इमोजिन कहती है एजरा तुमने अभी भी सबक नहीं लिया, तुम्हारा जहाज़ तो डूब गया था। एजरा कहता है वह बदकिस्मती थी, जहाज़ एक तूफ़ान में डूब गया था, और मेरी बात मानो, इस धंधे से मैं अभी भी और पैसे कमा सकता हूँ। और उसके बाद इमोजिन एजरा से कहती है बैंक से उधार लेने के लिए तुम बैंक में क्या गिरवी रखोगे। एजरा कहता है यह घर। और तभी इमोजिन भड़क जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होती है। और तब एजरा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर चांसलर का लड़का जोना को बांध कर रखा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर पाइटी है, जो कि जोना को वहाँ पर देखकर चली जाती है। और दूसरी तरफ जाकर क्रिस तांत्रिक औरत से कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, और मेरे पति को पूरा यकीन है कि जोना को लॉन्गरबेन ने अगवा किया है। और तभी यह सुन तांत्रिक औरत कहती है देखो पाइटी, मैंने तुम्हारे परिवार की कई सालों से सेवा की है, लेकिन इससे पहले कभी मुझसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहा गया। और तब पाइटी कहती है देखो, हर काम कभी ना कभी पहली बार होता है, और वैसे भी वो भालू मुझे पसंद नहीं था। और इतना कहकर पाइटी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें इमोजिन को दिखाया जाता है, जो कि पक एग्रियस के लिए एक चिट्ठी लिखती है। और उसमें लिखती है डियर मिस्टर एग्रियस, कल का मेरा बर्ताव पड़ोसियों जैसा नहीं था, और आपकी जब भी इच्छा हो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। उसके बाद इमोजिन अपनी चिट्ठी अपनी पक नौकरानी अफीसा को देती है, जो कि उसे एग्रियस के पास ले जाती है। और जब अफीसा वापस आती है तब वो इमोजिन को बताती है मिस्टर एग्रियस आपके साथ कल चाय पीना चाहेंगे। और इधर हमें फाइलों को दिखाया जाता है, जो कि अपने बड़े अफसर को विनियट का खारिज याचिका लेटर दिखाता है, जिसे देख वो अफसर कहता है सब ठीक है, अब वो अपनी मर्जी की मालिक है। और उसके बाद फाइलो जब वहाँ से जा रहा होता है तब एक पुलिस वाला फाइलो से कहता है एक औरत आई है जो उस पिक्स की लाश को देखना चाहती है। उसके बाद फाइलो उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो औरत है। और तब वो औरत फाइलो से कहती है मुझे उसे एक बार देख लेने दो, मुझे उस पर लेप लगाना है। उसके बाद फाइलो और वो औरत उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर एस्लिंग की लाश है। और तब वो औरत एस्लिंग की लाश को एक लेप से कवर करती है। और जब वो औरत एस्लिंग की लाश को लेप से कवर कर रही होती है तभी फाइलो उस औरत से कहता है आप एस्लिंग को कितने अच्छे से जानती थी। इस पर वो औरत कहती है एस्लिंग मेरे मठ में हर हफ्ते एक मोमबत्ती जलाती थी, पता नहीं किसके लिए। और तभी यह सुनने के बाद फाइलो उस औरत से कहता है क्या आप किसी ऐसे को जानती हैं जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। और तब फाइलो की यह बात सुनने के बाद वो औरत अपनी तांत्रिक विधि द्वारा फाइलो को बताती है इसे एक बहुत बड़े शैतान ने मारा है, और वो इस दुनिया का नहीं है, ना तो वो इंसान है और ना ही फे। और दूसरी तरफ हमें टॉर्मलिन और विनियट को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में जाते हैं
जहाँ पर टॉर्मलिन पुलिस वालों से बहस करने लगती है। और इसी बीच विनेट मौका देख गुंबद से झंडे को निकाल वहाँ से भागने लगती है और तभी सारे पुलिस वाले विनेट को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। और इसी के साथ फाइलो भी विनेट को देख लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है और विनेट से झंडा मांगता है, लेकिन विनेट उसे झंडा नहीं देती। और तब फाइलो कहता है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यह सुन विनेट कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो ज़रा सोचो मैं उन्हें क्या क्या बता सकती हूँ, क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते। यह सुन फाइलो कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। विनेट कहती है, मुझे गिरफ्तार करके तो देखो। और उसके बाद फाइलो सोच में पड़ जाता है और तभी विनेट झंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर अब मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में।